रशिया के 9 दोस्त एक हाइकिंग ट्रिप के लिए निकलते हैं, लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये उनकी आखिरी ट्रिप भी होगी, जो हिस्ट्री की अब तक की सबसे मिस्टीरियस घटना हो जाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्ट्री नामा के एक नए एपिसोड में। आज की वीडियो है डाइटलोव पास इंसिडेंट के बारे में। दोस्तों, रूस के यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट का एक ग्रुप हाइकिंग ट्रिप का प्लान बनाते हैं। इस ग्रुप का लीडर था 23 साल का आइगोर डाइटलोव, जो एक रेडियो इंजीनियर के साथ साथ वेल एक्सपीरियंस पहाड़ी चढ़ने और हाइकिंग में एक्सपर्ट था। उसने ओटोल्टन पहाड़ पर चढ़ने के लिए अपनी टीम बनाई, जिसमें कुल 10 लोग शामिल थे, जिसमें 2 लड़कियां भी होती हैं। अपने इस 300 किलोमीटर के सफर को पूरा करने में उन्हें तकरीबन 16 दिन लगने का अनुमान था। 23 जनवरी 1959 को आइगोर और उसके 9 साथी अपने इस मिशन पर निकल जाते हैं। ये लोग ट्रेन और ट्रक से अपना रूट तय करके बिजाई गांव पहुंच जाते हैं, जो इस माउंटेन के पास सिचुएटेड होता है। आगे ये लोग इस गांव से अब पहाड़ पर चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसी बीच टीम के एक मेंबर यूरी यूडिन की साइटिका के दौरे की वजह से तबीयत खराब हो जाती है और वो ट्रिप को कैंसिल कर देता है, वापस अपने घर चला जाता है। अब टीम के 9 लोग आगे के सफर पर निकल जाते हैं। 27 जनवरी को ये लोग तय करते हैं कि 12 फरवरी तक ये सब चढ़ाई करके वापस अपने होम टाउन आ जाएंगे। सभी लोग अपने सफर के दौरान रास्ते भर में फोटोज लेते रहते हैं और अपनी डायरी में डेली रूटीन को नोट्स भी करते रहते हैं। जब 20 फरवरी तक ये ग्रुप वापस नहीं आता है तो उनके घर वालों को फिक्र होने लगती है और वो लोग इंस्टीट्यूट में इसकी खबर देते हैं और फौरन एक रेस्क्यू टीम भेजने के लिए प्रेशर डालते हैं। इंस्टीट्यूट की तरफ से एक टीम और आर्मी का हेलीकॉप्टर वहां के लिए रवाना कर दिया जाता है। 26 फरवरी 1959 को रेस्क्यू टीम यूराल माउंटेन के नॉर्थ में होलत्सियाखल वाली जगह पर पहुंचती है। दोस्तों, होलत्सियाखल का लोकल लैंग्वेज में मतलब होता है डेड सी। इसी जगह पर एक पहाड़ी दर्रा होता है। वहाँ की ढलान पर रेस्क्यू टीम को एक टेंट दिखाई पड़ता है, जो उन्हीं 9 ट्रेकर्स की टीम का था। वहाँ रेस्क्यू टीम को टेंट तो मिलता है, पर वो 9 लोग नहीं मिलते और यहीं से ये मिस्ट्री क्रिएट होती है। टीम ने देखा कि टेंट के भीतर खाने पीने की चीजें मौजूद थीं। उनकी डायरीज, पिक्चर्स, मैप, वोडका से भरा हुआ एक गिलास और प्लेट जिसमें खाना भरा हुआ था। देखने से लग रहा था मानो कोई जल्दी में प्लेट छोड़कर भागा हो, कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई हो जिससे सभी लोग जिस हालत में थे उसी हालत में वो टेंट से बाहर बर्फीले मैदान में भागने लगे। टीम ने देखा हालात इस तरह बन गए थे कि अंदर से चाकू लेकर टेंट को फाड़ा गया था। बाहर टीम ने नोटिस किया कि बर्फ पर 9 जोड़ी पैरों के निशान मिले, जिसमें कुछ लोग एक पैर का जूता ही पहन के निकले हों और कुछ लोग नंगे पांव। ये निशान आगे चलकर कुछ दूरी पर खत्म हो गए, लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर -40 डिग्री के इस टेम्परेचर में अंधेरी रात में ये लोग नंगे पांव और नंगे बदनी क्यों भागे। सर्च टीम जब बाहर थोड़ी दूर आगे बढ़ती है तो एक जंगली इलाका शुरू हो जाता है। उसकी बाउंड्री पर 2 डेड बॉडीज दिखाई देती हैं और कुछ जली हुई और कुछ टूटी हुई टहनियां। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की हो। उन डेड बॉडी के पाँव में जूते भी नहीं थे और शरीर पर कपड़े के नाम पर केवल एक अंडरवियर था। ये लाशें थीं ईरो डोरोशेंको और ईरो इवोनेंचको की। उसके आगे और जाने पर टीम लीडर आइगोर डाइटलोव के साथ 2 और लाशें सिनाइदा कोलमोगोरावा और रुस्तम स्लोबोडिन की बॉडी मिली, जो शायद टेंट में वापस जाने की कोशिश कर रहे थे। रेस्क्यू टीम को अब 5 लाशें मिल चुकी थीं, बाकी 4 का मिलना अभी बाकी था। रेस्क्यू टीम लगातार उनकी खोजबीन करती रही, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से कामयाब नहीं हो पाए। अब जो 5 बॉडीज मिली थीं, उनकी मेडिकल जाँच शुरू हुई। पता चला कि ये 5 हाइपोथर्मिया से मरे हैं। इन 5 में से एक के सिर पर गहरी चोट थी, मगर वो चोट इतनी खतरनाक नहीं थी कि जान चली जाए। इस मेडिकल जांच के आधार पर लोगों को लगा कि शायद बाकी के 4 भी ठंड में एक्सपोजर के चलते मर गए हों। करीब 2 महीने की तलाश के बाद एक संकरी खाई की सतह पर बाकी 4 टीम मेंबर्स की भी लाशें मिल जाती हैं, मगर इनके मिलने के साथ ही ये केस उलझकर रह गया। ये 4 डेड बॉडीज इतनी ब्रूटली तरीके से पाई गई कि टीम के होश उड़ गए। ये बॉडीज अलेक्जेंडर कोलेवाटोव, निकोले थिवेक्स ब्रिग्नोल, सैम्योन जोलोटारियोव, ल्यूमिडला दुविनाना की थी। उन बाकी 4 लाशों की हालत ये थी कि थिवेक्स ब्रिग्नोल की खोपड़ी में इतना गंभीर फ्रैक्चर था कि उसके दिमाग में हड्डी के टुकड़े थे, जबकि जोल्टारियोव और दुविनाना की पसलियां टूटी हुई थी। इन दोनों की आंखें गायब थीं, जीभ कटी हुई थी, होंठ का एक हिस्सा गायब था। मेडिकल जांच से पता चला कि इन्हें बहुत जोर की चोट लगी थी
इतने फोर्स का धक्का आया था इन पर जैसे तेज रफ्तार कार के किसी चीज से टकरा जाने पर आता है। इसके अलावा कुछ और भी अजीब चीजें थी, जैसे टीम की एक लड़की के पाँव में दूसरी टीम मेंबर की जैकेट बंधी थी, एक का ट्राउजर जला हुआ था, एक के शरीर पर किसी और के कपड़े थे, कुछ के शरीर पर नोचे हुए चीथड़ लिपटे थे। इसके अलावा एक की लाश पर रेडिएशन के साइन भी पाए गए। किसी ने नहीं सोचा होगा कि कैसे इन बाकी मेंबर्स को इतनी बुरी तरह से मारा गया होगा। जो टीम मेंबर्स की डायरीज थी उसमें 1 फरवरी 1959 की शाम तक की पूरी डिटेल थी। इसके बाद उस रात ऐसा क्या हो गया कि इसका किसी के पास जवाब नहीं था। इस इंसिडेंट को जब पब्लिश किया गया कई थ्योरीज सामने आई। किसी ने कहा कि मांझी के कबीलों ने इन लोगों को मार दिया, शायद वे डर गए हों कि उन्हें इन लोगों से कोई खतरा था। लेकिन ये थ्योरी गलत साबित होती है जब जांच में किसी मेंबर से हाथापाई या उनसे लड़ने के कोई सबूत नहीं मिले। और दूसरी थ्योरी ये भी कहती है कहीं कोई एलियन ने इन लोगों को मार दिया हो या फिर किसी हिममानव जिसे एती भी कहा जाता है ने इन लोगों पर हमला कर दिया हो, या रशियन गवर्नमेंट का कोई सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट तो नहीं था इससे इन लोगों की जान चली गई। अब इन दावों में क्या सच्चाई थी ये कोई नहीं जानता था। ये केस इतना हाईलाइट हुआ कि इसे इतिहास की सबसे बड़ी अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में गिना जाने लगा। कुछ सालों बाद इस केस को बंद कर दिया गया, मगर इसकी चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी थी। रशियन गवर्नमेंट ने 2019 में फिर से इस केस को दोबारा रीओपन किया और जो थ्योरी सामने रखी वो इस केस को सुलझाने में हेल्पफुल नहीं थी। उनकी थ्योरी ये थी कि उस हाइकिंग टीम पर एवलांच का हमला हुआ था। इसका मतलब उनकी मौत बर्फ के तूफान से हुई थी जो बहुत भारी था और उसके कांटेक्ट से इन लोगों की जान चली गई। लेकिन ये थ्योरी इस बात को नकारती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस जगह डायटलोव की टीम ने कैंप लगाया था वहाँ स्लोप बहुत लो था। इस स्लोप का एंगल 30 डिग्री से कम था। एवलांच 30 डिग्री से कम एंगल वाले स्लोप पर नहीं आता। अगर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन बने भी और एवलांच आए भी तो वो छोटा होगा, उसका फोर्स इतना ज्यादा नहीं होगा कि इतनी ब्रूटली तरीके से मौत हो जाए। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि उस वक्त रेस्क्यू टीम को एवलांच का कोई सबूत नहीं मिला था। ऐसी सवालों के साथ रशियन इन्वेस्टिगेशन की थ्योरी को यहाँ पर ठोस वजह नहीं लगती। जनवरी 2021 को जानी मानी साइंस मैगजीन नेचर में एक लेख छपा जिसमें स्विट्जरलैंड में बने स्नो एंड एवलांच स्टिमुलेशन लेबोरेटरी के चीफ जुआन गामे और अलेक्जेंडर पोजरिन जो जियोटेक्निकल इंजीनियर के प्रोफेसर हैं, इन्होंने साइंटिफिक मॉडल बनाकर डायटलोव पास के हादसे वाली रात के सीन को रिक्रिएट किया। इन्होंने एवलांच जैसी कंडीशन पैदा करके उसका नतीजा देखा। उनका कहना था कि 1 फरवरी 1959 की शाम एक्सपीडिशन टीम डेड माउंटेन के ऊपर पहुंची। वहीं पहाड़ के पूर्वी हिस्से पर एक ढलान के पास पॉइंट 1079 के ऊपर उन्होंने अपना टेंट लगाया। वो सब टेंट के भीतर सोए थे, तभी अचानक ऊपर की तरफ से एक एवलांच बहुत तेज फोर्स के साथ उनके टेंट की तरफ बढ़ता है। बाकी के टीम मेंबर्स में से किसी ने टेंट में से चाकू लेकर चीरा लगाया, उस रास्ते से सबको बाहर निकाला। इस कंडीशन में सभी पैनिक हो गए होंगे। सबको लगा होगा कि शायद दोबारा कोई बड़ा एवलांच आ सकता है, इसलिए वो जिस हाल में थे उसी हाल में बाहर निकल आए। उन्हें जूते तक पहनने का टाइम नहीं मिला होगा और एक एक करके वो इस खराब मौसम का शिकार हो गए होंगे। उनका कहना था कि जिस जगह ये टेंट था उस लोकेशन में इस तरह के एवलांच आना एक कोइंसिडेंट है, मगर बदकिस्मती से उसी रात वहाँ ये हादसा हो गया और इन सब की जान चली गई। लेकिन उनकी थ्योरी में एक चीज मिसिंग थी और वो चीज थी कि अगर एवलांच था तो वहाँ उन बॉडीज पर वो रेडिएशन के साइन कैसे पाए गए, और अगर ऐसा होता भी है तो बॉडीज को बहुत भयंकर तरीके से कटे हुए पार्ट्स के निशान नहीं मिलते। आखिर ऐसा उस रात क्या हुआ? इन लोगों के साथ ये सवाल पिछले 62 सालों से एक मिस्ट्री बना हुआ है। इस पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं और कई फिल्में भी बन चुकी हैं, लेकिन आज भी बहुत से एक्सपर्ट इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और पिछली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।